नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज लोकसभा की कार्यवाही के दौरान उस वक्त सुरक्षा में बड़ी चूक हुई जब दो लोग दर्शक दीर्घा से सांसदों के बैठने वाली जगह पर कूद गए और वहां उन्होंने स्मोक बम का इस्तेमाल करके पीले रंग का धुआं फैला दिया। सिर्फ संसद भवन के अंदर ही नहीं बल्कि उसके सामने मौजूद ट्रांसपोर्ट भवन के सामने भी एक महिला समेत दो लोगों ने स्मोक बम से धुआं फैलाया और नारेबाजी की। संसद के अंदर और बाहर हमले की इस घटना की साजिश दिल्ली के पास गुरुग्राम में रचने का दावा किया गया और मामले में पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 4 लोगों समेत कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया। और 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले की 22वीं बरसी के दिन सुरक्षा में भारी चूक पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। बड़ी खबर आई संसद की सुरक्षा में चूक से जुड़ी। दिल्ली पुलिस ने संसद में कूदने वाले दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस घटना को अंजाम देने के पीछे आरोपियों का मकसद क्या था। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि लोकसभा में घुसे आरोपी कितने स्मोक बम साथ लेकर आए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपी एक दूसरे को करीब 1.5 साल से जानते थे और वो भगत सिंह और अंबेडकर फैन क्लब के मेंबर भी थे। लोकसभा में स्मोक बम के इस्तेमाल की घटना तब हुई जब दो लोग नई संसद में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सांसदों के बैठने वाले हॉल में घुस गए और इसी वजह से संसद में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने संसद को निशाना बनाया था। ठीक 22 साल बाद एक बार फिर संसद की सुरक्षा में हुई चूक की इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। घटना तब हुई जब नई संसद में लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी और शून्यकाल के दौरान बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। तभी दो संदिग्ध लोकसभा की दर्शक दीर्घा से अचानक नीचे कूद गए। संसद के अंदर से इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी सांसदों के बैठने वाली जगह पर कूदता दिखाई दिया। इसके बाद वहां मौजूद कुछ सुरक्षा कर्मी उस आदमी को पकड़ने की कोशिश में जुट गए। कुछ सांसद भी उसे काबू करने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़े, जबकि वहां मौजूद कुछ सांसद किसी अनहोनी की आशंका की वजह से बाहर की तरफ भागने लगे। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने खुद को चारों तरफ से घिरा पाया वो वहीं बैठ गया। वहां मौजूद सांसदों के मुताबिक पकड़े जाने से ठीक पहले उस आदमी ने अपने जूते से पीले रंग का एक डिब्बा निकाला। जूते में से उसने कोई चीज निकाली थी और ध्यान उसका उसे खींचने में गया, खोलने में गया और उसके बाद जो धुआं निकला है कुछ पीला सा और कुछ नीला नीला सा और पूरे में धुआं हो गया संसद में। मतलब उस आदमी ने किसी के कुछ भी समझने से पहले सदन के अंदर कलर स्प्रे कर वहां दहशत फैला दी। हालांकि वहां मौजूद सांसदों की मदद से उसे पकड़ लिया गया, लेकिन कलर स्प्रे से पूरे सदन के अंदर पीले रंग का धुआं फैल गया। लोकसभा की जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ सिर्फ पीले रंग का धुआं नजर आया और उसकी वजह से लोकसभा में मौजूद सांसद खौफ से भर गए। जानकारी के मुताबिक दोनों संदिग्ध एक साथ दर्शक दीर्घा से लोकसभा में नहीं कूदे थे, बल्कि उन्होंने इसकी पूरी प्लानिंग की थी। सबसे पहले एक आदमी दर्शक दीर्घा में लगे बैरियर से लटका, फिर उसने सदन में छलांग लगा दी और उसके ठीक पीछे दूसरे आदमी ने भी सदन में छलांग लगा दी। दर्शक दीर्घा से दो लोगों के सदन में कूदने से वहां मौजूद सांसद बुरी तरह डर गए। अगले ही पल वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी उन्हें पकड़ने के लिए चिल्लाने लगे, क्योंकि उनमें एक संदिग्ध सांसदों के बैठने वाली जगह से कूदते हुए तेजी से सीधे स्पीकर की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त स्पीकर की कुर्सी पर ओम बिरला नहीं बल्कि राजेंद्र अग्रवाल बैठे थे। बताया गया कि स्पीकर की कुर्सी की तरफ बढ़ने के दौरान वो आदमी जोर जोर से नारे भी लगाता रहा। दूसरा तो वहां तक पहुंचा ही नहीं, वो तो कहीं जहां से पड़ा है तो गिरा या किसी और ने। हमारे पास तो एक ही कब्जे में पकड़ा, जिसको हमने पकड़ा उसने अपने जूते में से निकाला। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे दोनों संदिग्ध पूरी तैयारी के साथ सदन के अंदर पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों ने दर्शक दीर्घा में लगे बैरियर को किसी तरह पार किया और फिर वहीं से उन्होंने सदन में छलांग लगा दी। पकड़े जाने से पहले उनमें एक ने वहां कलर स्प्रे किया। बताया गया कि वो उस कलर स्प्रे को अपने जूते में छिपा कर लाया था। हालांकि वक्त रहते उन दोनों संदिग्धों को सांसदों की मदद से सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद वहां मौजूद सांसदों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। घटना का एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में लोकसभा के अंदर कई सांसद मिलकर उन दोनों संदिग्धों को बुरी तरह पीटते नजर आए।
क्योंकि शून्यकाल के दौरान जिस तरीके से वो दोनों सदन में कूदे थे उससे वहां खौफ पसर गया था। एक संदिग्ध तो स्पीकर की कुर्सी की तरफ बढ़ रहा था। उसे देखकर वहां मौजूद सांसद बुरी तरह घबरा गए थे। शीतकालीन सत्र होने की वजह से घटना के वक्त लोकसभा के अंदर कई सांसद मौजूद थे और उन्हें वहां किसी बड़ी अनहोनी का डर सताने लगा था। इसी दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल, गुरजीत सिंह औजला और वहां मौजूद दूसरे सांसदों ने घेर कर दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। बाद में नाराज सांसदों ने तो उनकी जमकर पिटाई भी की। पिटाई का जो वीडियो सामने आया उसमें कई सांसद जमीन पर गिरे उन दोनों आदमियों को मारते दिखाई दिए। कोई उन पर थप्पड़ बरसाता रहा तो कोई उन्हें ताबड़तोड़ घूंसे मारता रहा। हालांकि बाद में दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन संसद में हुई सुरक्षा चूक की इस घटना की वजह से वहां मौजूद सांसद बुरी तरह घबरा गए। हालांकि कुछ सांसदों ने हिम्मत दिखाकर दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूदने वाले दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। लेकिन इस घटना की वजह से वहां मौजूद सांसद दहशत से भर गए। कुछ सांसदों ने तो डर की वजह से वहां से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। इस घटना के बाद तो लोकसभा के अंदर अफरा तफरी मच गई। दोनों संदिग्धों को पकड़ने के लिए सांसदों से लेकर सुरक्षा कर्मी तक दौड़ने लगे। उनमें एक संदिग्ध सांसदों की बैठने वाली जगह पर कूदते हुए आगे बढ़ने लगा। बाद में पकड़े जाने से पहले वो अपना जूता निकालने लगा। एक सेकंड को हमें झटका सा लगा कि कहीं ये जूता फेंक के मारेगा, फिर लगा चाहे मारे कम से कम वेपन हुआ और वो निकाल ले तो वो खतरनाक रहेगा। मतलब सांसदों को ये लगने लगा था कि दोनों संदिग्ध वहां कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं। इसी वजह से घटना के बाद कई सांसदों ने संसद की सुरक्षा पर ही सवाल खड़े कर दिए। और इस बीच विजिटर गैलरी से छलांग लगाने वाले दोनों संदिग्धों की पुलिस ने पहचान कर ली। जानकारी के मुताबिक लोकसभा के अंदर स्मोक अटैक करने वाले दोनों आरोपियों के नाम सागर शर्मा और मनोरंजन है। और इन दोनों ने ही मिलकर दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूदकर पूरे देश में सनसनी मचा दी। और तो और आरोपियों ने पकड़े जाने से पहले वहां स्मोक अटैक भी किया। हालांकि बाद में संसद के अंदर इस दुस्साहस को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों की पहचान कर ली गई। इनमें एक का नाम सागर शर्मा है और वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है, जबकि दूसरे आरोपी का नाम मनोरंजन है और उसका घर कर्नाटक के मैसूरू में है। जानकारी के मुताबिक जो संदिग्ध लोकसभा के अंदर सुरक्षा कर्मियों से बचने के लिए सांसदों की सीटों पर दौड़ रहा था वो सागर शर्मा है, जबकि दूसरा आरोपी मनोरंजन कूदने के बाद वहीं गिरा रह गया था। संसद के अंदर हुई इस घटना के बाद पुलिस की टीम फौरन कर्नाटक के मैसूरू में मौजूद मनोरंजन के घर पहुंचकर जांच में जुट गई। इसी तरह लखनऊ में भी सागर के घर की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। और जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपी सागर पिछले 3 महीने से लखनऊ में ई रिक्शा चलाने का काम कर रहा था। घर वालों के मुताबिक सागर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बात कहकर घर से निकला था। लेकिन घर वालों को इस बात की भनक नहीं थी कि वो अपने साथियों के साथ संसद में स्मोक अटैक जैसी वारदात को अंजाम दे देगा। इस घटना के बाद लखनऊ में सागर के घर पर पुलिस वालों का जमावड़ा लग गया। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने सागर की छोटी बहन से बातचीत की। उस बातचीत में उसने ये बताया कि वो 12वीं तक पढ़ा है और पिछले 3 महीने से लखनऊ में ई रिक्शा चलाने का काम कर रहा था। मुझे तो बस यही पता था, वो जब मम्मी से बता रहा था तब धरना प्रदर्शन के लिए जा रहा है वो दिल्ली, उसने यही बताया था बस। जांच के दौरान इस बात की भी जानकारी मिली कि सागर करीब 2 साल पहले काम की तलाश में बेंगलुरु गया था, लेकिन रक्षाबंधन से पहले यानी अगस्त में वो वापस आ गया था। कई दिनों तक उसने काम की तलाश की और जब काम नहीं मिला तो उसने ई रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था। और जैसे ही संसद भवन के अंदर सुरक्षा में चूक पर हंगामा शुरू हुआ, सबका ध्यान वहां चला गया। लेकिन ठीक उसी वक्त संसद भवन के बाहर भी उसी तरह का प्रदर्शन शुरू हो गया और वहां भी अचानक रंग बिरंगा धुआं उठता देखा गया। वहां भी 2 प्रदर्शनकारी कलर स्प्रे की बोतल लेकर पहुंचे और धुआं फैलाने लगे। मतलब संसद भवन के अंदर हुई घटना से किसी का ध्यान हट तक नहीं पाया था कि वैसा ही प्रदर्शन संसद भवन के बाहर भी शुरू हो गया। और हैरत की बात यह रही कि इन प्रदर्शनकारियों में एक महिला भी थी। उस वीडियो में आरोपी लड़के ने जो स्प्रे पकड़ा था उससे पीले रंग का धुआं निकलता दिखा। इसके बाद एक पुलिस वाले ने उसे पीछे से पकड़ा और दूसरे ने उसके हाथ से किसी तरह वो स्प्रे छीना, लेकिन उसके ठीक पीछे लाल रंग का धुआं निकलता दिखा जो पीले रंग के धुएं से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा था। पुलिस वाले तब चौंक गए जब उन्होंने ये देखा कि लाल रंग का स्प्रे उड़ाने वाली आरोपी एक महिला है
और जैसे ही पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि इन दोनों ही आरोपियों को फौरन पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया और अपने साथ संसद मार्ग थाने ले गई, जहां उनसे पूछताछ की गई। लेकिन संसद के बाहर मचे इस हंगामे से वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि कोई ये समझ ही नहीं पाया कि अचानक ये सब कैसे हुआ। आशंका जताई गई कि ये किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि एक ही वक्त पर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रदर्शन हुए और दोनों जगहों पर कलर स्प्रे से धुआं उड़ाया गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने उन दोनों आरोपियों के हाथ से स्प्रे छीनकर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया और इसके बाद न्यूज़ 18 ने उस स्प्रे की बोतल को भी ढूंढ लिया। इसी के जरिए पीले रंग के स्मोक को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। दो तरीके के स्मोक को, 2 कलर के स्मोक को इस्तेमाल किया गया था, एक पीले रंग के और एक लाल रंग। इस दौरान ये डर जताया जाने लगा कि उस स्प्रे में कोई हानिकारक गैस भी हो सकती है। यही वजह रही कि वहां जांच के लिए फौरन एफएसएल की टीम को भी बुला लिया गया। पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने के बाहर आप देखेंगे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन यहाँ पर पहुंची है। आप देखिए दिल्ली पुलिस क्राइम टीम यहाँ पर है। फोरेंसिक जांच के लिए आई टीम के लोगों ने उस जगह से कई सबूत इकट्ठे किए। इस दौरान फोरेंसिक विभाग के अधिकारी स्प्रे की बोतल और जमीन पर उससे निकला पाउडर भी अपने साथ ले गए, क्योंकि ये आशंका जताई गई कि उस स्प्रे में कोई खतरनाक केमिकल भी हो सकता है। इसीलिए सबूतों को अपने कब्जे में लेने के साथ ही दिल्ली पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया और उन दोनों को पुलिस अपने साथ संसद मार्ग थाने ले गई और बताया गया कि वहां ले जाकर उनसे पूछताछ की गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीले रंग का धुआं उड़ाने वाले आरोपी का नाम अमोल शिंदे है और उसकी उम्र 25 साल बताई गई और वो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। उसका साथ दे रही महिला का नाम नीलम बताया गया, जो 42 साल की है, जो हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। और फिर दिल्ली पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के बताए गए पते पर दबिश दी ताकि इस हंगामे के पीछे असली वजह तक पहुंचा जा सके। और इस कड़ी में पुलिस की एक टीम सबसे पहले महाराष्ट्र के लातूर में मौजूद आरोपी अमोल शिंदे के घर पहुंची। जैसे ही वहां पुलिस की गाड़ी पहुंची, वहां आसपास के लोग भी जमा हो गए और जैसे ही पुलिस आरोपी अमोल शिंदे के घर में घुसी, वहां मौजूद लोग अचरज में पड़ गए। उनमें कुछ लोग तो तब तक वहीं खड़े रहे जब तक पुलिस अमोल के घर वालों से पूछताछ करती रही। और पुलिस ने सिर्फ अमोल शिंदे ही नहीं, बल्कि इस प्रदर्शन में उसका साथ देने वाली नीलम पर भी शिकंजा कसा। और जब पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उसका कच्चा चिट्ठा खंगालने के लिए जब पुलिस की टीम हरियाणा के जींद में मौजूद उसके घर पहुंची तो उसकी मां ने कई चौंकाने वाली बातें बताई। नीलम के घर वालों ने दावा किया कि वो इससे पहले किसान आंदोलन का हिस्सा भी रह चुकी है। बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया, जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी वो। हालांकि नीलम के घर वालों ने यह दावा किया कि नीलम उन्हें बगैर बताए हिसार से दिल्ली गई और फिर वहां इस तरह से प्रदर्शन किया। खुद नीलम ने भी गिरफ्तार होने के बाद बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। हम बेरोजगार हैं, हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। हालांकि इस दौरान आरोपी नीलम ने यह दावा भी किया कि वो किसी संगठन से नहीं जुड़ी और उसने ये प्रदर्शन सिर्फ सरकार का ध्यान लगातार बढ़ती बेरोजगारी की तरफ खींचने के लिए ही किया। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि संसद के अंदर और बाहर हुई इस घटना की पूरी साजिश दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में रची गई थी। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस पूरी साजिश में 4 नहीं बल्कि 6 लोग शामिल हैं और पुलिस सूत्रों का दावा है कि उन्हीं 6 लोगों ने मिलकर गुरुग्राम के सेक्टर 7 में मौजूद इस घर में संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने की पूरी प्लानिंग की थी। ये घर विक्की शर्मा नाम के आदमी का बताया गया और दावा है कि इस घटना में शामिल 4 आरोपी सागर शर्मा, मनोरंजन, अमोल और नीलम उसके दोस्त हैं और घटना से पहले सभी आरोपी इसी घर में रुके थे। जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया संसद भवन के अंदर और बाहर, वो सभी लोग इसी मकान के अंदर रुके थे और यहीं से वो दिल्ली गए थे। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने विकी को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक इस पूरी साजिश में 6 लोग शामिल थे। 4 लोगों ने संसद के अंदर और बाहर इस घटना को अंजाम दिया। 5वां विकी शर्मा, जबकि इनका 6ठा साथी ललित पुलिस की पहुंच से दूर है। हालांकि लगातार उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन इस बीच ये सवाल सबके दिमाग में घूमने लगा कि आखिर देश की सबसे अहम इमारतों में एक संसद भवन में ये आरोपी घुसे कैसे? क्योंकि संसद भवन में तो सुरक्षा के इतने चाक चौबंद इंतजाम होते हैं कि बगैर इजाजत वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन फिर भी इन आरोपियों ने संसद भवन के अंदर और बाहर दोनों जगह एक से तरीके से प्रदर्शन किया।
जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद भवन की सुरक्षा 3 लेयर यानी 3 चरणों में होती है। इस सुरक्षा घेरे में सीआरपीएफ के जवान, दिल्ली पुलिस और संसद की अपनी सुरक्षा टीम होती है। ये जवान अलग अलग लेयर में तैनात रहते हैं। सुरक्षा की पहली परत संसद भवन के गेट से शुरू होती है। वहां जैसे ही कोई गाड़ी आकर रुकती है, उसकी अच्छी तरह से तलाशी ली जाती है। इस दौरान उस गाड़ी की मार्किंग कर दी जाती है, मतलब उसके बाद वो गाड़ी संसद भवन के अंदर जहां जहां जाएगी उसकी पूरी जानकारी सुरक्षा में लगी टीम के पास होगी। दूसरी परत में जवान संसद भवन के अंदर जाने वाले लोगों से एंट्री पास चेक करते हैं। इस दौरान लोगों के सामान की भी तलाशी ली जाती है। साथ ही वहां आने वाले लोगों के आधार कार्ड भी चेक किए जाते हैं। इसके बाद बारी आती है तीसरी लेयर की। इसके लिए खासतौर पर संसद भवन के अंदर करीब 1500 से 2000 जवान तैनात होते हैं। उनका काम ही यही है कि वो संसद भवन के अंदर होने वाली हर हलचल पर पैनी नजर बनाकर रखें। मतलब संसद भवन के अंदर घुसना और वहां इस तरह से हंगामा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि दिल्ली के जिस इलाके में संसद भवन है वो दिल्ली के या यूं कहें कि देश के सबसे सुरक्षित इलाकों में एक माना जाता है। ये वो इलाका है जहां से देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई बड़े मंत्री और सांसद रोजाना गुजरते हैं। और जब संसद का सत्र होता है तो वहां सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी जाती है। इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि ये प्रदर्शन यूं ही नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे बड़ी प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि सुरक्षा का ये घेरा सिर्फ संसद भवन के अंदर काम नहीं करता, बल्कि उस इमारत के कई किलोमीटर के दायरे में सिक्योरिटी में जवान लगाए जाते हैं। संसद भवन के अंदर और बाहर के हिस्से में करीब 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो 24 घंटे वहां नजर बनाकर रखते हैं। और मान लीजिए कि कोई इन्हें चकमा देकर दीवार फांदने की कोशिश करे, तब भी वहां लगी कांटेदार जाली में उसका फंसना तय है। वहीं अगर कोई मेन गेट से घुसने की कोशिश करे तो वहां सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात होते हैं। संसद का सुरक्षा सिस्टम इतना मजबूत है कि हर 1.5 मिनट में सुरक्षा का अपडेट सचिवालय को दिया जाता है। यहां तक कि मंत्रियों को भी तभी अंदर आने की इजाजत मिलती है जब उनके पास अपने विशेष एंट्री कार्ड हो, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि ये कोई अचानक हुआ प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसके लिए बहुत लंबी रेकी की गई और इसके बाद ऐसे रास्ते को चुना गया जो सुरक्षा में लगी टीम के पकड़ में ना आ पाए। और संसद में हुई इस घटना के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे चिंता का विषय बताया। जानकारी के मुताबिक ये घटना दोपहर करीब 1 बजे हुई और उस वक्त स्पीकर की कुर्सी पर ओम बिरला नहीं बल्कि राजेंद्र अग्रवाल बैठे थे और वो ही लोकसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी दर्शक दीर्घा से 2 संदिग्ध लोकसभा में कूद गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजेंद्र अग्रवाल ने फौरन सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 1 घंटे बाद लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई। इस बार स्पीकर की कुर्सी पर खुद ओम बिरला दिखाई दिए और उन्होंने लोकसभा में हुई इस घटना पर चिंता जाहिर की। धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। बाद में ओम बिरला ने यह भी जानकारी दी कि लोकसभा में कूदने वाले दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस को जांच के आदेश दे दिए गए। हालांकि उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि सदन के अंदर जो धुआं था वो नुकसानदेह नहीं था, सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए कलर स्प्रे किया गया था। लेकिन सुरक्षा में हुई इस चूक पर सियासी हंगामा खड़ा होने में भी देर नहीं लगी। देश की संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सुरक्षा चक्र को भेदकर कोई सांसदों के बैठने की जगह तक पहुंच गया हो। जबकि 2001 में तो संसद पर हमला करने के लिए 5 बंदूकधारी आतंकी पूरी तैयारी के साथ पहुंच गए थे। संसद भवन के गार्ड, दिल्ली पुलिस के जवान और संसद के एक माली समेत 9 लोगों ने अपनी जान देकर संसद को बचाया था। इस बार संसद की सुरक्षा में चूक की घटना ठीक उसी दिन हुई जिस दिन 22 साल पहले संसद पर आतंकियों की बुरी नजर पड़ी थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने तो 22 साल पहले संसद की सुरक्षा करते हुए बलिदान हुए जवानों को याद करते हुए वर्तमान सुरक्षा पर तंज कस दिया। सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं। तो टीएमसी ने तो उस बीजेपी सांसद को घेर लिया जिसकी सिफारिश पर आरोपियों को संसद भवन का पास जारी किया गया था। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने पास दिलाने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा पर कार्रवाई की मांग कर दी। When this kind of security lapse takes place, punishment should be meted out to the MP who brought them in. कई पार्टियों ने सरकार से सुरक्षा में हुई चूक की जांच कराने की मांग की। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सागर और मनोरंजन नाम के ये दोनों आरोपी संसद में स्मोक बम लेकर घुसे तो घुसे कैसे?
क्योंकि संसद की सुरक्षा बेहद सख्त होती है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान नजर रखते हैं। लेकिन इसके बाद भी आरोपी सागर और मनोरंजन संसद के अंदर दाखिल हो गए। वो न सिर्फ संसद में घुसे बल्कि कलर स्प्रे लेकर लोकसभा की दर्शक दीर्घा तक पहुंच गए और वहां उन्होंने स्मोक अटैक कर पूरे देश को ही हिलाकर रख दिया। जानकारी के मुताबिक लोकसभा के अंदर स्मोक अटैक करने वाले सागर शर्मा और मनोरंजन सांसद प्रताप सिम्हा के अतिथि के रूप में दर्शक दीर्घा में आए थे, क्योंकि तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपी सागर शर्मा से संसद के अंदर जाने का पास मिला। उस पास पर नीचे सांसद प्रताप सिम्हा का नाम लिखा नजर आया। प्रताप सिम्हा कर्नाटक के मैसूरू से बीजेपी के सांसद हैं और दूसरी बार संसद पहुंचे हैं। और खबर है कि संसद की सुरक्षा में सेंध के बाद सांसद प्रताप सिम्हा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर इस मुद्दे पर सफाई दी। लेकिन इस घटना के बाद संसद की कार्यवाही देखने के लिए आने वाले लोगों की जांच का मुद्दा भी उठने लगा। हालांकि संसद की विजिटर गैलरी में पहुंचने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसकी शुरुआत किसी सांसद की सिफारिश से ही होती है। जब तक संसद का कोई मौजूदा सदस्य सिफारिश न करे, संसद की विजिटर गैलरी तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। विजिटर पास हासिल करने की प्रक्रिया का पहला चरण यही है। सबसे पहले किसी संसद सदस्य की सिफारिश लेना जरूरी होता है। आमतौर पर सांसद अपने क्षेत्र के लोगों या छात्रों को संसद की कार्यवाही दिखाने के लिए इस तरह के पास जारी करते हैं। दूसरा चरण सांसद के स्तर पर जांच का होता है। नियमों के मुताबिक सांसदों को उन लोगों की जांच कर लेनी चाहिए जिनके लिए पास जारी कराया जाना हो। तीसरे चरण में पास से जुड़ी याचिका सांसद के दफ्तर की तरफ से संसद को पहुंचाई जाती है, जिसके लिए अब ऑनलाइन पोर्टल पर भी व्यवस्था कर दी गई है। इसमें उन लोगों की पहचान से जुड़े दस्तावेज भी लगाए जाते हैं जिनके लिए पास बनाया जा रहा होता है। और इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अगले दिन की संसद की कार्यवाही का पास बनाया जाता है। पास पर उस सांसद का नाम भी दर्ज होता है जिसकी सिफारिश से पास बनता है। लेकिन ये प्रक्रिया केवल पास पाने तक की है। संसद में एंट्री की प्रक्रिया तो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि संसद की विजिटर गैलरी तक पहुँचने से पहले कई चरणों की सुरक्षा जांच से होकर गुजरना पड़ता है। हालांकि अब यह साफ हो चुका है कि संसद में फेंके गए स्मोक बम में कोई खतरनाक केमिकल नहीं था, लेकिन किसी विरोध प्रदर्शन में इस तरह के स्मोक बम का इस्तेमाल पहली बार हुआ। हालांकि ये स्मोक बम कोई नई चीज नहीं है और ना ही इसका मिलना कोई मुश्किल बात है। आमतौर पर होली के दिन के जश्न में इस तरह के स्मोक बम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, किसी भी तरह का जश्न मनाने के लिए भी इन बमों का इस्तेमाल होता है। ये बाजार में रंगों की दुकानों पर आसानी से मिलता है, क्योंकि इसे जलाने से पटाखों जैसी आवाज होती है और उसके बाद रंग बिरंगा धुआं निकलता है। इसमें खास तौर पर सिर्फ वही केमिकल डाले जाते हैं जिनका शरीर पर कोई नुकसान ना हो। जश्न मनाने में इन बमों का इस्तेमाल कुछ सालों से होने लगा है, लेकिन सुरक्षा बल के जवान स्मोक बम का इस्तेमाल लंबे वक्त से कर रहे हैं, क्योंकि इनसे अलग अलग रंगों का धुआं निकलता है। इसलिए सेना के जवान अपने ऑपरेशन के दौरान एक दूसरे को सिग्नल देने के लिए इन बमों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार इन्हीं बमों के जरिए सेनाएं ऑपरेशन के दौरान दुश्मन को चकमा भी देती हैं। हालांकि विरोध प्रदर्शन में इस तरह के धुएं के इस्तेमाल का कोई पुराना उदाहरण नहीं है और वो सुरक्षा के इस घेरे को चकमा देने में कामयाब हो गए और ये लोग। और इस घटना ने 13 दिसंबर 2001 की याद दिला दी। ये वो दिन था जब संसद भवन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ था और आतंकियों ने संसद भवन में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। 13 दिसंबर 2001 वो दिन था जब संसद की सुरक्षा में अब तक की सबसे बड़ी चूक देखी गई थी। हालांकि उस दिन इस बार की तरह संसद का सत्र नहीं चल रहा था। उस वक्त लोकसभा और राज्यसभा स्थगित थी और तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी संसद से जा चुकी थी। लेकिन सुबह करीब 11:45 पर एक सफेद कार गृह मंत्रालय के स्टिकर के साथ संसद भवन में घुसी और उस कार से उतरे 5 आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। और पुलिस के मुताबिक वो अपने साथ AK-47, ग्रेनेड, पिस्टल और हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा लेकर आए थे, क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें बहुत मजबूत सुरक्षा घेरे को भेदना होगा। हालांकि पहली गोली चलते ही संसद का सुरक्षा कवच सक्रिय हो गया था और वहां तैनात जवानों ने उन आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया था। और फिर उन आतंकियों को ढेर करने के लिए संसद की सुरक्षा में लगे जवानों ने करीब 45 मिनट तक बिना रुके ऑपरेशन चलाया था, जिसके बाद पूरे संसद भवन में हड़कंप मच गया था। क्योंकि जब वहां दोनों तरफ से गोलियां दागी जा रही थीं, उस वक्त भी करीब 100 से ज्यादा VIP संसद भवन के अंदर मौजूद थे और दोनों तरफ से होती गोलीबारी के बीच उनकी जान हलक में थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि आतंकियों का अगला कदम क्या हो सकता है।
हालांकि इस दौरान सुरक्षा में लगे जवानों ने अपना पूरा दम लगा दिया था और फिर वो तभी रुके जब अंधाधुंध गोलियां चलाने वाले वो पांचों आतंकी ढेर हो गए। लेकिन उस भीषण हमले में संसद भवन की सुरक्षा में लगे 9 जवानों की भी शहादत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक संसद पर हमला करने वाले आतंकी लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद से थे। हालांकि बाद में इस हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को भी पकड़ लिया गया था और उसे 2013 में फांसी दे दी गई थी। और 22 साल पहले हुए उसी हमले की याद में संसद में कार्यवाही शुरू होने से पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां मौजूद रहे और उन्होंने 22 साल पहले यानी 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन में हुए हमले के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने उस हमले में जान गंवाने वाले अपने साथियों को सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उन शहीदों के परिवार वालों से भी मिले। इस दौरान उनके साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। साथ ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां नजर आए। संसद में 22 साल पहले हुए भीषण हमले ने सारे देश को हिलाकर रख दिया था। उस हमले में कुल 9 जवानों की शहादत हुई थी और उसी हमले को याद करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। उधर बड़ी खबर आई केरल के शबरीमला मंदिर में मची भगदड़ से जुड़ी। मंदिर में अव्यवस्था का आरोप लगाकर बीजेपी ने केरल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करके मुख्यमंत्री पी विजयन के खिलाफ नारेबाजी की। शबरीमला मंदिर में बदइंतजामी के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी बीजेपी के सुर में सुर मिला दिया। बीते 5 दिनों में शबरीमला मंदिर में दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए, जिसकी वजह से वहां किए गए इंतजाम नाकाफी साबित हुए और भगदड़ मच गई। भीड़ की वजह से तमाम तीर्थयात्री शबरीमला मंदिर और भगवान अयप्पा का दर्शन किए बिना ही लौटने को मजबूर हो गए और शबरीमला मंदिर में फैली इसी अव्यवस्था के बीच एक छोटे बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में पुलिस की गाड़ी के अंदर सहमा हुआ बच्चा लाखों लोगों की भीड़ के बीच अपने पिता को ढूंढता नजर आया और इसके लिए वो कभी चीखता तो कभी बस के अंदर से ही पिता को तलाशने के लिए इधर उधर देखता नजर आया। इस दौरान बच्चा लगातार रोता दिखाई दिया। लाखों लोगों की भीड़ में परिवार से बिछड़ जाने के बाद वो बच्चा बुरी तरह घबराया हुआ था। अपने पिता को ढूंढने के लिए उसने बस के अंदर से चीखकर आवाज लगाई। जब उस बच्चे के पिता उसे कहीं नजर नहीं आए तो बस के बाहर खड़े एक पुलिस वाले के सामने उसने हाथ जोड़कर अपने पिता को ढूंढने की गुहार लगाई। इस दौरान वो पुलिस वाला उस बच्चे को शांत रहने और उसे उसके परिवार से मिलवाने का भरोसा देता नजर आया, लेकिन डरे, सहमे और घबराए बच्चे की नजरें कभी बस के अंदर तो कभी सड़क पर अपने पिता को तलाशती रही। थोड़ी देर बाद जब बच्चे को उसके पिता नजर आए तब जाकर उसका डर थोड़ा कम हुआ। उसने बस के बाहर अपने पिता की तरफ हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि इस दौरान भी उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरते रहे। हालांकि खबरों के मुताबिक बाद में वो बच्चा अपने परिवार के साथ घर लौट गया, लेकिन विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि अव्यवस्था और सरकार की लापरवाही के कारण ही वो बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया था। शबरीमला में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने भी वहां अव्यवस्था का आरोप लगाया। बीते 5 दिन में शबरीमला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए हर रोज लाखों लोग पहुंच रहे हैं और उन श्रद्धालुओं की भीड़ की डरा देने वाली कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई। शबरीमला मंदिर से सामने आए एक वीडियो में हजारों श्रद्धालु कतार में दर्शन के लिए खड़े दिखाई दिए। सीढ़ियों के ऊपर से बनाए गए इस वीडियो में जहां तक नजरें गईं, श्रद्धालुओं की भीड़ ही नजर आई। वीडियो में भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी नजर आई। खबरों के मुताबिक 15 से 20 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक दूसरे वीडियो में मंदिर में पहुंच चुके श्रद्धालुओं ने अव्यवस्था का आरोप लगाया और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के खिलाफ नारेबाजी की। केरला सीएम केरला सीएम। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल एक और वीडियो में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बसों में ठूस ठूस कर भरे नजर आए, जबकि सैकड़ों श्रद्धालु सड़क पर बस में घुसने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। वीडियो में कुछ श्रद्धालु तो बस की खिड़कियों से भी बस में घुसते दिखे। यानी शबरीमला मंदिर में चरमरा चुकी व्यवस्था के बीच श्रद्धालु किसी भी तरह भगवान अयप्पा के दर्शन कर लेना चाहते थे। राज्य सरकार ने सफाई दी कि अनुमानित संख्या से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने से अव्यवस्था फैल गई।
जबकि विपक्ष ने मुख्यमंत्री पी विजयन पर शबरीमला मंदिर के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। क्योंकि वहां से सामने आ रही श्रद्धालुओं की तस्वीरों ने विपक्ष को केरल सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका दे दिया। इसी मुद्दे पर एक रोज पहले केरल के कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन के परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया था। खबरों के मुताबिक बीते 5 दिन में शबरीमला में दर्शन के लिए इतने श्रद्धालु पहुंच गए कि सारी व्यवस्था चरमरा गई, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए 15 से 20 घंटे तक लाइन में लगना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते तो बदइंतजामी के बीच सीढ़ियों के पास भीड़ बेकाबू हो गई थी। 4 दिन पहले खबर आई कि मंदिर की भीड़ में दर्शन का इंतजार कर रही 11 साल की एक लड़की की मौत भी हो गई थी। दर्शन के लिए गए श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि केरल की सरकारी बसें घंटों तक ठप रहीं, जिससे यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई। जबकि पुलिस ने बताया कि अनुमानित संख्या से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की वजह से परेशानी बढ़ी। हालांकि अनुमानित संख्या से ज्यादा श्रद्धालुओं की राज्य सरकार और पुलिस की दलील को बीजेपी और कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया और सवाल किया कि केरल सरकार ने श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए। बीजेपी के छात्र संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तो केरल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और राजधानी तिरुवनंतपुरम में सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। प्रदर्शनकारियों ने लोहे की बैरिकेडिंग को धक्के देकर गिराने की कोशिश की। हालांकि वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए पुलिस की टीम ने उन पर पानी की बौछार कर दी। इससे नाराज बीजेपी का एक कार्यकर्ता पानी की बौछार करने वाली पुलिस की गाड़ी की तरफ बेहद गुस्से में बढ़ा। हालांकि उसके साथियों ने उसे पकड़ा और पीछे ले गए। शबरीमला मंदिर में अव्यवस्था का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे कुछ बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। हालांकि बाद में पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड से उतारा और हिरासत में ले लिया। लेकिन शबरीमला मंदिर में अव्यवस्था का आरोप लगाकर बीजेपी या कांग्रेस ही केरल सरकार पर हमलावर नहीं है, बल्कि मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भी सड़क पर जैम लगाकर राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। और इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें हजारों की संख्या में भगवान अयप्पा के भक्त सड़क पर खड़े नजर आए। श्रद्धालुओं ने पंबा रोड को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। इस दौरान वहां पुलिस की एक गाड़ी भी जैम में फंसी नजर आई, जिसके आगे खड़े होकर श्रद्धालु नारे लगाते दिखाई दिए। केरल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान श्रद्धालु नारेबाजी के साथ शंखनाद भी करते दिखे। नाराज श्रद्धालुओं ने पंबा में जिस सड़क पर जैम लगाया वो सीधे शबरीमला मंदिर की तरफ जाती। पंबा से शबरीमला मंदिर तक श्रद्धालुओं को पैदल ही यात्रा करनी होती। नाराज श्रद्धालुओं को समझाने और जैम खुलवाने के लिए कई पुलिसकर्मी उनसे बातचीत करते दिखे। हालांकि कई घंटों तक नाराज श्रद्धालुओं ने वहां हंगामा किया। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अचानक इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शबरीमला मंदिर में दर्शन के लिए क्यों पहुंचे। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि बीते दिनों चेन्नई में हुई बारिश और तेलंगाना चुनाव की वजह से वहां के श्रद्धालुओं ने यात्रा नहीं की थी। लेकिन चुनाव बीतने और मौसम ठीक होने के बाद बड़ी संख्या में वहां श्रद्धालु मंदिर पहुंच गए और इसी वजह से मंदिर की व्यवस्थाओं पर बहुत बुरा असर पड़ा। 18 पहाड़ियों के बीच बसे शबरीमला मंदिर के प्रति केरल समेत पूरे दक्षिण भारत के लोगों में गहरी आस्था है। हालांकि हर साल भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए पूरे देश से लोग यहां पहुंचते हैं। शबरीमला मंदिर दर्शन के लिए साल में सिर्फ नवंबर से जनवरी तक यानी 3 महीनों के लिए ही खुलता है, बाकी महीने इसे बंद रखा जाता है। इसी वजह से केरल सरकार और पुलिस ने तर्क दिया कि कई राज्यों से श्रद्धालु एक ही साथ वहां दर्शन के लिए पहुंच गए और उससे हालात बिगड़ गए। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने दावा किया कि शबरीमला में हालात पूरी तरह नियंत्रण में। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की अधिकतम सीमा 90,000 से घटाकर 80,000 कर दी गई। राज्य सरकार ने बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से थोड़े दिन रुक जाने की अपील की। उधर पंजाब के पटियाला में एक प्रेशर कुकर के बम की तरह फटने का डरा देने वाला वीडियो सामने आया। यह घटना उस वक्त हुई जब उस घर के रसोई घर में 2 महिलाएं मौजूद थीं और खाना बना रही थीं।
और तभी अचानक वो प्रेशर कुकर बम की तरह फट गया। जो वीडियो सामने आया उसमें 2 महिलाएं उस रसोई में खाना बनाती नजर आईं। इस दौरान वहां एक बच्चा भी खेलता दिखाई दिया। वो महिलाएं उस कुकर में सरसों का साग पका रही थी। तभी अचानक उस कुकर में जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि उस कुकर के फटते ही उस रसोई की छत टूट गई और पूरी रसोई में धुआं भर गया। उसको देखकर वो दोनों महिलाएं उस रसोई से दूर आ गईं और उस बच्चे को भी वहां से हटा दिया। इस दौरान वहां एक आदमी भी बैठा हुआ था और वो ब्लास्ट होते ही खड़ा हो गया और थोड़ी देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उसके बाद वो भागकर रसोई में गया और वहां हुए नुकसान को देखने लगा। वहीं उस धमाके की आवाज सुनकर उस घर की ऊपर वाली मंजिल से उतरकर एक दूसरा आदमी भी नीचे आ गया और जब उसने वो नजारा देखा तो उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि उस प्रेशर कुकर के फटने से इतना भयंकर धमाका हुआ कि वहां खड़े लोगों की जान बाल बाल बची। हालांकि उस धमाके की वजह से उस रसोई की सूरत बदल गई, क्योंकि उस प्रेशर कुकर के फटते ही उस रसोई की छत टूट गई और उस रसोई का सारा सामान बिखर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में उन दोनों महिलाओं को सिर्फ मामूली चोटें आई, लेकिन इस तरह का हादसा न हो इसके लिए प्रेशर कुकर में खाना बनाते वक्त कई तरह की सावधानियां बरतने की अपील की जाती है, क्योंकि ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से प्रेशर कुकर फट सकता है। उनमें कुकर में जरूरत से कम पानी भरना, खाना बिना पके ही कुकर को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करना, कुकर में क्षमता से ज्यादा खाना पकाना और कुकर की सीटी और रबर की ठीक से सफाई न करना जैसे कारण शामिल है। बताया गया कि पटियाला में ये जो हादसा हुआ उसमें खाना पकाते हुए उस कुकर में गैस ज्यादा बनने की बात सामने आई। उसी वजह से उस कुकर में जोरदार धमाका हो गया। उधर बड़ी खबर आई मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद चल रही सियासी हलचल से जुड़ी। मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद शिवराज समर्थक भावुक हो गए। शपथ ग्रहण के बाद शिवराज जब बाहर निकले तो उन्होंने उनकी गाड़ी को आगे ही नहीं बढ़ने दिया, उन्हें रोककर मामा मामा के नारे लगाने लगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह करीब 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे और इस बार भी उन्हें मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे कहा जा रहा था, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बने और भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की शपथ ली। शपथ ग्रहण में शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही शिवराज बाहर निकले समर्थकों ने शिवराज की गाड़ी को घेर लिया और इतनी भीड़ जुट गई कि शिवराज की गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पाई, क्योंकि लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। वो शिवराज को देखने, उनसे हाथ मिलाने के लिए बेताब दिखे और इसी बीच कुछ समर्थकों ने भावुक करने वाली बात कह दी और उम्मीद जताई कि शिवराज एक बार फिर मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे। मामा छोड़ दिया अपने भांजों को, अपने नहीं छोड़ा दिया मामा, फिर आओगे। समर्थकों से घिरी गाड़ी लंबे वक्त तक एक ही जगह खड़ी रही। इस दौरान शिवराज लगातार उनसे हाथ मिलाते रहे और उनके समर्थक मामा मामा कहते रहे। बीच बीच में शिवराज के समर्थन में नारे भी लगे और हर तरफ मामा मामा सुनाई दिया। शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी को लोगों ने लाल परेड ग्राउंड के बाहर रोका, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव के शपथ ग्रहण में शामिल होने वहां गए थे, लेकिन जैसे ही वो बाहर आए उनका सामना उनके समर्थकों से हो गया और शिवराज के गाड़ी में बैठने से पहले ही नारेबाजी शुरू हो गई। शिवराज ने गाड़ी में बैठने से पहले वहां खड़े एक संत के पैर भी छुए और पीछे से उनके समर्थन में नारे लगते रहे। मध्य प्रदेश की शान है। नारेबाजी के बीच शिवराज गाड़ी में बैठे रहे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए और अंत में शिवराज सिंह चौहान गाड़ी से उतरकर अपने समर्थकों के बीच पहुंच गए। उन्होंने पहले हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया और फिर समर्थकों से हाथ मिलाया। इस बीच लोगों में शिवराज के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। एक शख्स तो सेल्फी लेते लेते गिर भी गया। लेकिन इस सारी हलचल के बीच मामा मामा के नारे लगना बंद नहीं हुए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद शिवराज लगातार जनता के बीच नजर आए और कहा गया कि शिवराज ने इसके जरिए इशारों में आला कमान को अपना संदेश भेजा। हालांकि शिवराज ने मोहन यादव के नाम के ऐलान से पहले ही कह दिया था कि वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है, लेकिन शिवराज समर्थकों ने इसकी उम्मीद नहीं छोड़ी और मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी शिवराज के समर्थन में खड़े रहे। लाल परेड ग्राउंड के बाहर तो इतनी भीड़ जुट गई कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। उनका उत्साह तब और बढ़ गया जब शिवराज गाड़ी से उतरकर उनके बीच पहुंच गए। ये देखकर लोग खुश हो गए और शिवराज के साथ तस्वीर खिंचवाने की होड़ लग गई। शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके साथ तस्वीर खिंचवाई और सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया।
कुछ ऐसी ही भावुक करने वाली तस्वीरें एक दिन पहले भी आई थी, क्योंकि शिवराज से मिलने पहुंची कई महिलाएं रो पड़ी थी। क्योंकि शिवराज से मिली महिलाएं उनके मुख्यमंत्री नहीं बनने से निराश थीं और इसीलिए उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। शिवराज भी लोगों का प्यार देखकर भावुक हो गए थे, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि उन्हें आला कमान का फैसला मंजूर है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने पौधा लगाया। इसी दौरान मीडिया ने उनसे सवाल पूछे और मोहन यादव की शपथ से पहले दिए गए अपने आखिरी बयान में उन्होंने एक बार फिर जता दिया कि ये पल उनके लिए भावुक करने वाला है। अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐसा बयान दिया था जो चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि अपने बयान में शिवराज ने दिल्ली नहीं जाने की वजह बताई थी। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने मुख्यमंत्री और जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। शिवराज भी इसका हिस्सा बने और जैसे ही वो कार्यक्रम से बाहर निकले, लोगों ने उन्हें घेर कर उनके लिए अपना समर्थन दिखाया और ये तस्वीरें सुर्खियों में आ गई। उधर बड़ी खबर आई, पाकिस्तान में एक दिन पहले हुए आत्मघाती हमले से जुड़ी आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उस आत्मघाती हमलावर का वीडियो जारी कर दिया जो पुलिस चौकी में विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर दाखिल हुआ था। दावा है कि वही हमलावर था जिसने एक दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खां में पुलिस चौकी में भयंकर तबाही मचाई थी। उस हमले में पाकिस्तान पुलिस और सेना के 23 जवानों की मौत हो गई थी और इस हमले के वक्त पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर थे। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने 2 हमलावरों को ढेर करने का दावा भी किया और इस हमले के अगले दिन टीटीपी ने उनमें एक आत्मघाती हमलावर का वीडियो जारी किया। उस वीडियो में दिख रहे आदमी का नाम कारी शाकिर बताया गया और बताया गया कि वो अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत का रहने वाला था। आतंकी संगठन टीटीपी के मुताबिक कारी शाकिर ही विस्फोटकों से भरी कार को लेकर एक दिन पहले पुलिस चौकी में दाखिल हुआ और फिर उसने वहां ऐसा धमाका किया कि भयंकर तबाही मच गई। दावा है कि उसके साथ 3 और आतंकी भी थे और उन्होंने मिलकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खां में पुलिस चौकी को निशाना बनाया था। एक दिन पहले पाकिस्तान में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब आतंकियों ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को पुलिस चौकी में घुसा दिया था। इसके बाद हमलावरों ने वहां अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसके साथ ही वहां कई धमाके भी किए गए। जिस चौकी पर यह हमला हुआ उसका इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना भी करती है। इसी वजह से पाकिस्तान पुलिस के साथ साथ सेना के भी कई जवानों की मौत हो गई थी। ये हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुआ था, जिसे टीटीपी का गढ़ माना जाता है। हालांकि पहले इसकी जिम्मेदारी टीजेपी यानी तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने ली थी, लेकिन बाद में टीटीपी ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि उसी ने यह हमला करवाया था और इसीलिए पाकिस्तान ने एक बार फिर आरोप लगाया कि टीजेपी यानी तहरीक जिहाद पाकिस्तान और कोई नहीं बल्कि टीटीपी से ही जुड़ा आतंकी संगठन। यही नहीं, इस भीषण हमले से भड़के पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के राजदूत को कड़ी फटकार भी लगा दी, क्योंकि पाकिस्तान लंबे वक्त से यह आरोप लगा रहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार टीटीपी को बढ़ावा दे रही है। इस बीच जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चौकी पर हमले की घटना हुई, वैसे ही पाकिस्तान की सरकार ने इस्लामाबाद में मौजूद अफगानिस्तान के राजदूत को बुलाकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और अपने बयान में पाकिस्तान ने 2 टूक कह दिया कि अफगानिस्तान इस हमले से जुड़े टीटीपी के आतंकियों को पकड़कर उसके हवाले कर दे। यही नहीं, पाकिस्तान ने डेरा इस्माइल खां में हुए हमले की साजिश रचने वालों पर भी एक्शन लेने की मांग की। माना जा रहा है कि हमले की इस घटना ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते में आई दरार को और चौड़ा कर दिया। दोनों देशों के रिश्ते पिछले कई महीनों से खराब हैं। उनके बीच इस कदर दुश्मनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ कई साल से रहने वाले अफगानिस्तान के हजारों शरणार्थियों को पिछले महीने जबरदस्ती उनके देश वापस भेज दिया। और माना जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खराब रिश्ते की एक बड़ी वजह आतंकी संगठन टीटीपी भी है। टीटीपी के लड़ाके 2021 से ही पाकिस्तान को टारगेट करना है और उनके निशाने पर पाकिस्तान की सेना और पुलिस। माना जाता है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीटीपी के सैकड़ों आतंकी हैं। इस प्रांत की सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है। यही नहीं, टीटीपी ने सितंबर महीने में इस प्रांत के चित्राल जिले पर हमला कर उस पर कब्जे का दावा भी कर दिया था। उस दौरान टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी सेना के 100 से ज्यादा जवानों की मौत की खबर सामने आई थी।
इससे पहले भी टीटीपी के लड़ाके कई बार पाकिस्तान की पुलिस और उसकी सेना को निशाना बना चुके हैं। उनका मकसद खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान की सरकार को हटाकर उस पर कब्जा करने का है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान की शह पर ही टीटीपी इतने बड़े बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान के इन आरोपों को तालिबान कई बार नकार चुके हैं। उधर बड़ी खबर आई, गाजा में हमास से जंग लड़ने उतरी इजराइल की याहलोम यूनिट से जुड़ी। याहलोम यूनिट ने गाजा में हमास के लड़ाकों का एनकाउंटर तेज कर दिया। इस यूनिट ने हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। इजराइल की सेना ने जानकारी दी कि उसकी याहलोम यूनिट ने ताज़ा एनकाउंटर उत्तरी गाजा में हमास का मजबूत ठिकाना माने जाने वाले शुजैया इलाके में किया और हमास के 2 लड़ाकों को मार गिराया। और सबूत के तौर पर इस एनकाउंटर का वीडियो भी जारी किया गया, क्योंकि इजराइल के मुताबिक हमास के लड़ाके सुरंगों में छिपकर बैठे हैं और इजराइल की सेना की याहलोम यूनिट को सुरंगों में जंग लड़ने में माहिर माना जाता है। और इजराइल ने दावा किया कि एनकाउंटर का ये वीडियो ऐसी ही एक जगह का है। वीडियो में साफ साफ नजर आया कि कैसे इजराइल की याहलोम यूनिट का एक सैनिक अकेले हमास लड़ाकों से भिड़ गया। उसने इमारत के अंदर घुसकर और बिल्कुल सामने खड़े होकर हमास लड़ाके को गोलियों से भून डाला। यानी इजराइल ने इस बार एक हमास लड़ाके के लाइव इनकाउंटर का वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो में कई ऐसे मौके आए जब देखने वाले चौंक जाएं, क्योंकि उस हमास लड़ाके को मारने के लिए अंदर घुसे सैनिक को अंदाजा नहीं था कि दुश्मन कहां छिपा है, लेकिन उसने खतरा मोल लिया और दबे पांव अंदर घुसा, क्योंकि अंदर से लगातार गोलियां चल रही थी। लेकिन याहलोम यूनिट के लड़ाके ने गोलियों की परवाह नहीं की। यही नहीं, वीडियो जारी करते समय इजराइल की सेना ने दावा किया कि हमास लड़ाकों से लड़ने वाला उसका सैनिक घायल था, क्योंकि इमारत के अंदर बैठे हमास लड़ाकों ने लगातार फायरिंग की। एक बार तो इजराइल के उस सैनिक को फायरिंग रोककर पीछे हटना पड़ा और वो दरवाजे से दूर हटकर पीछे बैठ गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उस इजरायली सैनिक की जान पर बनाई, क्योंकि इमारत के अंदर बैठे एक हमास लड़ाके ने उस पर बम फेंक दिया और ऐसा धमाका हुआ कि पूरी जगह धुएं से भर गई। धमाके के बाद हुआ धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ देर तक इजराइल का वो सैनिक हिला तक नहीं। इस दौरान अंदर से गोलियां चलती रहीं और बाहर बैठे उस सैनिक ने कोई हरकत नहीं की। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो उठा, वो गोलियां चलाते हुए अंदर घुसा और दबे पांव आगे बढ़ा और अचानक उसका सामना अंदर मौजूद एक हमास लड़ाके से हो गया और उसने उस लड़ाके की आंखों में आंखें डालकर गोलियां चला दी। गोलियां चलाते ही ये सैनिक मुड़ गया और आगे की तस्वीरें रिकॉर्ड नहीं हो पाई, क्योंकि कैमरा उस सैनिक के हेलमेट में लगा था। लेकिन इजराइल ने दावा किया कि उसके सैनिक ने वहां मौजूद हमास के 2 लड़ाकों का काम तमाम कर दिया। इस दौरान एनकाउंटर करने वाले सैनिक को भी चोट लगी, क्योंकि एनकाउंटर के दौरान हमास लड़ाकों ने लगातार फायरिंग की। बाहर बैठा इजराइल का वो सैनिक एक गोली चलाता तो अंदर से कई राउंड फायरिंग होती। यह सिलसिला लंबा चला, क्योंकि हमास लड़ाकों को जवाब देने के लिए इजराइल के उस सैनिक ने टारगेट फायरिंग की और पहले एक गोली चलाई और फिर दनादन कई बार फायरिंग की। थोड़ी देर में हमास का एक लड़ाका जमीन पर पड़ा नजर आया। वीडियो में मारे गए लड़ाके को हाईलाइट करके दिखाया गया, लेकिन काम यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अंदर एक और लड़ाका मौजूद था और अपने साथी की मौत के बाद उसने फायरिंग भी की और बम भी फेंका। लेकिन वो इजराइल के सैनिक को रोक नहीं पाया, क्योंकि हमास लड़ाकों से लड़ने पहुंचा सैनिक याहलोम यूनिट का है। और इस यूनिट के सैनिकों को ऐसे ऑपरेशन करने में महारत हासिल होती है, क्योंकि हमास लड़ाकों से भिड़ने वाला याहलोम यूनिट का सैनिक गोलियों के बीच बेधड़क अंदर घुसा और पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमास लड़ाके को मौत के घाट उतार दिया। पॉइंट ब्लैंक रेंज का मतलब होता है टारगेट पर 12 इंच या उससे भी कम दूरी पर निशाना साधना। आसान शब्दों में कहें तो पॉइंट ब्लैंक रेंज का मतलब है बेहद करीब से गोली लगना या मारना, और इतनी नजदीक से हमला होने पर टारगेट का बचना करीब करीब नामुमकिन होता है। इजराइल के उस सैनिक ने इतने ही पास से उस हमास लड़ाके को मारा। इजराइल ने दावा किया कि याहलोम यूनिट इसी तरह गाजा में हमास लड़ाकों का एनकाउंटर कर रही है और एक एक करके हमास लड़ाकों को ढेर कर रही है। इजराइल की सेना की याहलोम यूनिट को सुरंगों को बर्बाद करने में माहिर माना जाता है और इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने गाजा में कई सुरंगों को बर्बाद कर दिया है और ये सिलसिला लगातार जारी है। कुछ दिन पहले ही इस यूनिट ने जबालिया कैंप में भी छापा मारा था और हमास लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया था।
रेड का वीडियो भी जारी किया गया था और कुछ ही दिन बाद याहलोम यूनिट का एक और वीडियो आ गया। यानी याहलोम यूनिट ने गाजा में हमास की नाक में दम कर रखा है। इजराइल की हिब्रू भाषा में याहलोम का मतलब होता है हीरा और याहलोम यूनिट को 1995 में बनाया गया था। 2014 में इस यूनिट में सैनिकों की संख्या दुगनी कर दी गई थी क्योंकि याहलोम यूनिट में शामिल सैनिकों को सुरंगों में जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है और ये यूनिट इससे पहले भी गाजा में हमास को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा चुकी है। और इसीलिए गाजा में जमीनी जंग तेज होते ही याहलोम यूनिट को मैदान में उतार दिया गया। इस यूनिट ने पहले जबालिया कैंप में छिपे हमास लड़ाकों को ढेर किया और फिर गाजा में हमास का बड़ा ठिकाना कहे जाने वाले शुजैया इलाके में पहुंच गए और वहां पहुंचकर हमास लड़ाकों को उन्हीं के ठिकाने में घुसकर मारा क्योंकि गाजा के शुजैया इलाके को हमास के अहम ठिकानों में एक माना जाता है। शुजैया इलाके में गाजा की कई पुरानी इमारतें और मस्जिदें हैं। ये इलाका गाजा की सलाह अल दीन सड़क के आसपास फैला है और ये सड़क उत्तरी और दक्षिणी गाजा को जोड़ती है। इजरायली सेना की खतरनाक यूनिट ने इसी इलाके में हमास की कमर तोड़नी शुरू कर दी और हमास लड़ाकों को मारना शुरू कर दिया क्योंकि इजराइल जंग रोकने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इजराइल की सेना ने गाजा की कमर तोड़ने के लिए जमीन के नीचे बनी उसकी सारी सुरंगों में पानी भरने की योजना बनाई है। लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने इसकी शुरुआत कर दी है क्योंकि इजराइल कह चुका है कि गाजा में उसका असली टारगेट हमास की सुरंगें हैं क्योंकि एक बार सुरंगें खत्म हो गई तो समझो हमास खत्म। और इसी बीच अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि इजराइल ने गाजा में हमास की सुरंगों में पानी भरना शुरू कर दिया और इसके लिए भूमध्य सागर के पानी का इस्तेमाल किया। यही नहीं, नेतन्याहू का बयान भी आ गया। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि हमास की हार से पहले इजराइल नहीं रुकेगा। יש פה כוח שרוצה להחריב את היהודים ומדינתם על פני האדמה ואנחנו נלחמים את אותה מלחמה באותה גבורה। इजराइल ने पूरे गाजा में जंग छेड़ रखी और उसकी सेना उत्तर से दक्षिणी गाजा तक हमास की सुरंगें खोद रही है। लेकिन इस चक्कर में फिलिस्तीन में मरने वाले आम लोगों का आंकड़ा 18,000 पार कर चुका है और इसी बात ने संयुक्त राष्ट्र को परेशान कर दिया। संयुक्त राष्ट्र लगातार युद्ध विराम के लिए इजराइल पर दबाव भी बना रहा है, लेकिन इजराइल नहीं मान रहा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में गाजा में तुरंत युद्ध विराम से जुड़ा प्रस्ताव पास हो गया और 153 देशों ने गाजा में तुरंत युद्ध विराम से जुड़े प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिए। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले देशों में कई मुस्लिम देशों समेत भारत भी शामिल है, जबकि अमेरिका समेत 10 देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया और 23 देश वोटिंग का हिस्सा नहीं बने। संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम का ये प्रस्ताव मानवीय आधार पर लाया गया और गाजा में आम लोगों की मौत पर चिंता जताई गई, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इजराइल तो खुलकर कह चुका है कि वो पहले यहिया सिनवार को पकड़ेगा और फिर जंग रोकेगा और फिलहाल उसे यहिया सिनवार का सुराग तक नहीं मिला, यानी गाजा में जंग रुकती नजर नहीं आ रही। उधर वेस्ट बैंक के जेनिन शरणार्थी कैंप में इजराइल की सेना ने ड्रोन से भीषण हमला बोल दिया। इस हमले में फिलिस्तीन के 4 नागरिकों की मौत होने का दावा किया गया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद से ही इजराइल की सेना लगातार वेस्ट बैंक के जेनिन में धावा बोल रही है और एक बार फिर उसने वहां जोरदार हमला बोला। इस बार हमले के लिए इजराइल की सेना ने ड्रोन का सहारा लिया। इस हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें एक गली में 5 लोग खड़े दिखाई दिए। 4 लोग एक साथ खड़े थे जबकि एक उनसे कुछ दूर दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही पलों बाद वहां खड़े चारों लोगों के बीच एक तेज धमाका हुआ। धमाका होते ही चारों लोग उसकी चपेट में आकर जमीन पर गिर गए, लेकिन 5वां आदमी वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद ही धमाके में मारे गए लोगों के आसपास भीड़ जमा हो गई। लोग वहां चीख पुकार मचाने लगे। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजराइल के इस हमले में उसके 4 नागरिक मारे गए और फिलिस्तीन के आरोपों पर इजराइल की सेना ने भी जवाब दिया। इजराइल ने कहा कि वो लोग सैनिकों को रोकने की कोशिश कर रहे थे और उन पर हमला भी कर रहे थे। इसका वीडियो भी इजराइल की सेना ने जारी किया और जो वीडियो सामने आया उसमें गली में खड़ा एक आदमी पत्थर फेंकता नजर आया। दावों के मुताबिक ये पथराव इजराइल की सेना की उस टुकड़ी पर किया गया जो वहां शरणार्थी शिविर में छापा मारने के लिए पहुंची थी। लेकिन विरोध के बावजूद इजराइल की सेना शरणार्थी शिविर में दाखिल हुई और वहां से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक जेनिन में हमास के लड़ाकों के खिलाफ इजराइल की सेना का ऑपरेशन कई घंटों तक चला। इजराइल का दावा है कि जेनिन में मौजूद शरणार्थी शिविरों में अब भी हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं और राहत शिविरों में छिपे उन्हीं लड़ाकों को पकड़ने के लिए इजराइल की सेना जेनिन में बड़ा ऑपरेशन चला रही है।
इस बीच इजरायल ने जेनिन में हुए ड्रोन हमले पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया और इजरायल ने आरोप लगाया कि जेनिन में सैन्य कार्रवाई के दौरान पहले हमास के लड़ाकों ने गोलीबारी शुरू की और उनके कई सैनिकों को निशाना बनाया। उसके बाद इजरायल की सेना ने जवाबी कार्रवाई की। इजरायल की सेना के दावों के मुताबिक जब वो शरणार्थी शिविर और इमारतों में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे तभी फायरिंग शुरू हो गई और उसका जवाब देने के लिए पहले उन्होंने फायरिंग की और फिर ड्रोन से हमला किया। इजरायल की सेना जेनिन में बड़ा सैन्य ऑपरेशन चला रही है। एक तरफ जमीनी ऑपरेशन के जरिए जेनिन के शरणार्थी शिविरों में छिपे हमास के लड़ाकों को ढूंढा जा रहा है, दूसरी तरफ हवाई हमलों से हमास के अड्डे ध्वस्त करने का दावा किया जा रहा है। उधर ओडिशा के संबलपुर में 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बोरवेल में फंसी एक बच्ची को बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि वो बोरवेल काफी समय से बंद पड़ा था और इसीलिए उस बोरवेल में बच्ची के फंसने की खबर ने सबको चौंका दिया और उस बोरवेल के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसकी जो तस्वीरें सामने आई उनमें रेस्क्यू टीम जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से उस बोरवेल के पास खुदाई करती दिखी। इस दौरान उस बच्ची की सही लोकेशन पता लगाने और उसकी सलामती के बारे में जानने के लिए उस बोरवेल में कैमरा भी डाला गया। तस्वीरों में रेस्क्यू टीम के कुछ लोग उस बोरवेल में कैमरा डालते दिखे, जबकि एक आदमी टॉर्च से उस बोरवेल में रोशनी करता दिखाई दिया ताकि वो कैमरा सही जगह डाला जा सके। उसके बाद जो तस्वीरें आई उनमें वो बच्ची उस संकरे बोरवेल के अंदर फंसी नजर आई। बताया गया कि उस बच्ची को निकालने के लिए बोरवेल के पास एक दूसरा गड्ढा किया गया और फिर उस बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उसके बाद उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया क्योंकि वो बच्ची करीब 8 घंटे तक उस संकरे बोरवेल में फंसी रही। पुलिस के मुताबिक उस बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों को उसके बोरवेल के अंदर फंसे होने का पता चला। उसके बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और उन्होंने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बताया गया कि वो बच्ची करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई थी और करीब 8 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम ने बताया कि बोरवेल के अंदर तापमान काफी कम था। ऐसे में उस बोरवेल के अंदर 100 वॉट का बल्ब डाला गया जिसकी गर्मी से उस बच्ची की जान बची रही। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया कि वो बच्ची उस बोरवेल में फंसी कैसे, क्योंकि पुलिस को उस बच्ची के माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। ऐसे में वहां रहने वाले लोगों का मानना है कि हो सकता है कि कोई उस बच्ची को उस बोरवेल में फेंक कर चला गया हो। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. बड़ी खबर आई संसद की सुरक्षा में चूक से जुड़ी। दिल्ली पुलिस ने संसद में कूदने वाले दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस घटना को अंजाम देने के पीछे आरोपियों का मकसद क्या था। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि लोकसभा में घुसे आरोपी कितने स्मोक बम साथ लेकर आए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपी एक दूसरे को करीब 1.5 साल से जानते थे और वो भगत सिंह और अंबेडकर फैन क्लब के मेंबर भी थे। लोकसभा में स्मोक बम के इस्तेमाल की यह घटना तब हुई जब 2 लोग नई संसद में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सांसदों के बैठने वाले हॉल में घुस गए और इसी वजह से संसद में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने संसद को निशाना बनाया था। ठीक 22 साल बाद एक बार फिर संसद की सुरक्षा में हुई चूक की इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। घटना तब हुई जब नई संसद में लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी और शून्यकाल के दौरान बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। तभी 2 संदिग्ध लोकसभा की दर्शक दीर्घा से अचानक नीचे कूद गए
संसद के अंदर से इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी सांसदों के बैठने वाली जगह पर कूदता दिखाई दिया। इसके बाद वहां मौजूद कुछ सुरक्षा कर्मी उस आदमी को पकड़ने की कोशिश में जुट गए। कुछ सांसद भी उसे काबू करने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़े, जबकि वहां मौजूद कुछ सांसद किसी अनहोनी की आशंका की वजह से बाहर की तरफ भागने लगे। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने खुद को चारों तरफ से घिरा पाया वो वहीं बैठ गया। वहां मौजूद सांसदों के मुताबिक पकड़े जाने से ठीक पहले उस आदमी ने अपने जूते से पीले रंग का एक डिब्बा निकाला। जूते में से उसने कोई चीज निकाली थी और ध्यान उसका उसे खींचने में गया, खोलने में गया, और उसके बाद जो धुआं निकला है कुछ पीला सा और कुछ नीला नीला सा, और पूरे में धुआं धुआं हो गया संसद में। मतलब उस आदमी ने किसी के कुछ भी समझने से पहले सदन के अंदर कलर स्प्रे कर वहां दहशत फैला दी। हालांकि वहां मौजूद सांसदों की मदद से उसे पकड़ लिया गया, लेकिन कलर स्प्रे से पूरे सदन के अंदर पीले रंग का धुआं फैल गया। लोकसभा की जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ सिर्फ पीले रंग का धुआं नजर आया और उसकी वजह से लोकसभा में मौजूद सांसद खौफ से भर गए। जानकारी के मुताबिक दोनों संदिग्ध एक साथ दर्शक दीर्घा से लोकसभा में नहीं कूदे थे, बल्कि उन्होंने इसकी पूरी प्लानिंग की थी। सबसे पहले एक आदमी दर्शक दीर्घा में लगे बैरियर से लटका, फिर उसने सदन में छलांग लगा दी और उसके ठीक पीछे दूसरे आदमी ने भी सदन में छलांग लगा दी। दर्शक दीर्घा से दो लोगों के सदन में कूदने से वहां मौजूद सांसद बुरी तरह डर गए। अगले ही पल वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी उन्हें पकड़ने के लिए चिल्लाने लगे, क्योंकि उनमें एक संदिग्ध सांसदों के बैठने वाली जगह से कूदते हुए तेजी से सीधे स्पीकर की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त स्पीकर की कुर्सी पर ओम बिरला नहीं बल्कि राजेंद्र अग्रवाल बैठे थे। बताया गया कि स्पीकर की कुर्सी की तरफ बढ़ने के दौरान वो आदमी जोर जोर से नारे भी लगाता रहा। दूसरा तो वहां तक पहुंचा ही नहीं, वो तो कहीं जहां से पड़ा है तो गिरा या किसी और ने। हमारे पास तो एक ही कब्जे में पकड़ा, जिसको हमने पकड़ा उसने अपने जूते में से निकाला। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे दोनों संदिग्ध पूरी तैयारी के साथ सदन के अंदर पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों ने दर्शक दीर्घा में लगे बैरियर को किसी तरह पार किया और फिर वहीं से उन्होंने सदन में छलांग लगा दी। पकड़े जाने से पहले उनमें एक ने वहां कलर स्प्रे किया। बताया गया कि वो उस कलर स्प्रे को अपने जूते में छिपा कर लाया था। हालांकि वक्त रहते उन दोनों संदिग्धों को सांसदों की मदद से सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद वहां मौजूद सांसदों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। घटना का एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में लोकसभा के अंदर कई सांसद मिलकर उन दोनों संदिग्धों को बुरी तरह पीटते नजर आए, क्योंकि शून्यकाल के दौरान जिस तरीके से वो दोनों सदन में कूदे थे उससे वहां खौफ पसर गया था। एक संदिग्ध तो स्पीकर की कुर्सी की तरफ बढ़ रहा था। उसे देखकर वहां मौजूद सांसद बुरी तरह घबरा गए थे। शीतकालीन सत्र होने की वजह से घटना के वक्त लोकसभा के अंदर कई सांसद मौजूद थे और उन्हें वहां किसी बड़ी अनहोनी का डर सताने लगा था। इसी दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल, गुरजीत सिंह औजला और वहां मौजूद दूसरे सांसदों ने घेर कर दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। बाद में नाराज सांसदों ने तो उनकी जमकर पिटाई भी की। पिटाई का जो वीडियो सामने आया उसमें कई सांसद जमीन पर गिरे उन दोनों आदमियों को मारते दिखाई दिए। कोई उन पर थप्पड़ बरसाता रहा तो कोई उन्हें ताबड़तोड़ घूंसे मारता रहा। हालांकि बाद में दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन संसद में हुई सुरक्षा चूक की इस घटना की वजह से वहां मौजूद सांसद बुरी तरह घबरा गए। हालांकि कुछ सांसदों ने हिम्मत दिखाकर दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूदने वाले दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। लेकिन इस घटना की वजह से वहां मौजूद सांसद दहशत से भर गए। कुछ सांसदों ने तो डर की वजह से वहां से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। इस घटना के बाद तो लोकसभा के अंदर अफरा तफरी मच गई। दोनों संदिग्धों को पकड़ने के लिए सांसदों से लेकर सुरक्षा कर्मी तक दौड़ने लगे। उनमें एक संदिग्ध सांसदों की बैठने वाली जगह पर कूदते हुए आगे बढ़ने लगा। बाद में पकड़े जाने से पहले वो अपना जूता निकालने लगा। एक सेकंड को हमें झटका सा लगा कि कहीं ये जूता फेंक के मारेगा, फिर लगा चाहे मारे कम से कम वेपन हुआ और वो निकाल ले तो वो खतरनाक रहेगा। मतलब सांसदों को ये लगने लगा था कि दोनों संदिग्ध वहां कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं। इसी वजह से घटना के बाद कई सांसदों ने संसद की सुरक्षा पर ही सवाल खड़े कर दिए। और इस बीच विजिटर गैलरी से छलांग लगाने वाले दोनों संदिग्धों की पुलिस ने पहचान कर ली। जानकारी के मुताबिक लोकसभा के अंदर स्मोक अटैक करने वाले दोनों आरोपियों के नाम सागर
और बड़ी खबर आई यूक्रेन की राजधानी कीव में हुए मिसाइल हमले से जुड़ी। रूस की फौज ने 3 दिन के अंदर वहां दूसरा जबरदस्त हमला कर दिया और रात के वक्त खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, जिसकी वजह से कीव के अलग अलग इलाकों में भयंकर धमाके सुने गए और वहां दहशत फैल गई। रूस के इस हमले में वहां 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई। इससे 3 रोज पहले भी रूस ने कीव पर बड़ा हमला किया था, जिसकी वजह से वहां 4 लोग घायल हो गए थे। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस बार रूस की फौज ने कीव पर पहले से भी ज्यादा भीषण हमला कर दिया और उस पर 1 या 2 नहीं बल्कि कई बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ छोड़ दी, जिसकी वजह से कीव में दहशत फैल गई। रूस के इस हमले में वहां कई रिहायशी इमारतें तहस नहस हो गई। वहां से आए एक वीडियो में रूसी हमले के बाद एक इमारत में भीषण आग लगी नजर आई। उस इमारत का हर हिस्सा आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया। इस भयंकर आग ने आसपास खड़ी गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। तेजी से फैल रही इस आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों के भी पसीने छूट गए। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद वो आग को बुझाने में कामयाब रहे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की फौज ने कीव पर 3 दिन के अंदर ये दूसरी बड़ी स्ट्राइक की और वहां एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया, जिसकी वजह से रात के सन्नाटे के बीच कीव के कई इलाके जोरदार धमाकों से गूंज उठे और उन धमाकों की आवाज से आसपास के लोग सहम गए। हालांकि कीव के मेयर ने दावा किया कि रूस की ओर से दागी गई सभी मिसाइलों को यूक्रेन के सैनिकों ने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हवा में ही बर्बाद कर दिया। लेकिन उन मिसाइलों का मलबा कीव के रिहायशी इलाकों में गिरने से वहां कई इमारतों के परखचे उड़ गए और इसकी वजह से उनमें रहने वाले लोगों पर दोहरी मुसीबत आ गई, क्योंकि यूक्रेन में भारी बर्फबारी हो रही है। ऐसे में आशियाना उजड़ने से वो लोग हाड़ जमा देने वाली ठंड के बीच रास्ते पर आ गए। रूस की मिसाइलों को कहर कीव के आम लोगों पर ही नहीं बल्कि वहां के अस्पतालों पर भी बरपा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की जिन 10 मिसाइलों को तबाह किया, उनमें एक मिसाइल का मलबा कीव के पूर्वी इलाके दिनिप्रोव्स्की में बच्चों के उस अस्पताल पर गिरा, जिसकी वजह से उस अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा और वहां इलाज कराने वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। कीव के मेयर ने रूस पर आबादी वाले इलाकों को टारगेट करने का आरोप लगाया और दावा किया कि रूसी मिसाइलों के मलबे की चपेट में आने से 1 दर्जन से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा और 53 लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए गए। रूस की सेना ने कीव पर यह भीषण हमला ऐसे समय पर किया जब ज़ेलेंस्की वहां मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो 1 रोज पहले ही कीव से अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। अमेरिका दौरे पर ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका और उसके सहयोगियों से और ज्यादा हथियार देने की अपील की। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने खास तौर से लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियारों और हवाई हमलों को रोकने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की, और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और कई इलाके बेहिसाब बर्फबारी की चपेट में हैं। और भारी बर्फबारी के बीच जमीनी हमले करने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हवाई हमले ही सबसे ज्यादा कारगर माने जाते हैं और इसी बीच रूस ने कीव पर 3 दिन में 2 बड़े हवाई हमले करके ज़ेलेंस्की की चिंता बढ़ा दी। दावा किया गया कि इसीलिए ज़ेलेंस्की अमेरिका से ऐसे हथियारों की मांग कर रहे हैं जिनकी मदद से उनके सैनिक रूस के ठिकानों को दूर से ही बर्बाद कर सकें। उधर बड़ी खबर आई अमेरिका की इजरायल को दी गई चेतावनी से जुड़ी। इजरायल की गाजा में लगातार बमबारी से नाराज अमेरिका ने बेनिमिन नेतन्याहू को चेतावनी दे दी कि अगर उन्होंने गाजा पट्टी पर हमले बंद नहीं किए तो दुनिया के कई देशों से मिल रहे समर्थन को खो देंगे। मतलब ये कि हमास की जंग में जो देश इजरायल के साथ खड़े हैं वो उनके खिलाफ भी हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इजरायल पर अमेरिका का गुस्सा इसलिए भड़का क्योंकि इजरायली सेना की कार्रवाई में गाजा में बड़े पैमाने पर बच्चों और महिलाओं की मौत हो रही है और इसी वजह से इजरायल के साथ साथ पूरी दुनिया में अमेरिका की भी किरकिरी हो रही है। ऐसे में अमेरिका दुनिया के सामने अपनी साख बचाने के लिए इजरायल के साथ सख्त रवैया अपना रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की चेतावनी को इजरायल के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। असल में अमेरिका इजरायल पर गाजा में आम लोगों को बचाने के लिए दबाव बना रहा है, यानी कि इजरायल को जंग में अगर पहले की तरह अमेरिका का साथ चाहिए तो उसे अपना रुख बदलना होगा, लेकिन इजरायल इसके सख्त खिलाफ है। उसकी सेना किसी भी कीमत पर गाजा पर हमले नहीं रोकना चाहती, इसलिए दोनों देशों के बीच दरार पैदा हो रही है। मतलब कि गाजा में भीषण हमलों की वजह से इजरायल दुनिया के देशों से समर्थन खो रहा है, क्योंकि उसके सबसे खास दोस्त अमेरिका ने ही अपना हाथ खींच लिया और दुनिया के सामने खुलकर इजरायल को चेतावनी देने पर मजबूर हो गया। असल में इस जंग के दौरान सिर्फ इजरायल ही नहीं बल्कि उसका साथ देने वाले अमेरिका पर भी कई सवाल उठने लगे, क्योंकि गाजा में इजरायल की सेना की कार्रवाई में बड़ी संख्या में बेगुनाह लोगों की मौत हुई और इसकी वजह से अमेरिका भड़क गया।
गाजा में इजरायल की सेना ने हमास से निपटने के लिए ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, लेकिन आरोप है कि अपनी कार्रवाई करने के दौरान इजरायल के सैनिकों ने वहां आम लोगों को भी नहीं बख्शा। इतना ही नहीं, आरोप है कि इजरायल ने वहां बच्चों और महिलाओं पर भी रहम नहीं दिखाया, मतलब पूरे गाजा में कत्लेआम मचा दिया। दावा है कि इजरायल की फौज ने जो वहां भीषण बमबारी की, उसमें 18,000 से ज्यादा फिलिस्तीन के नागरिक मारे गए। उनमें करीब 8,000 बच्चे और 5,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं, जबकि जंग के दौरान 50,000 से ज्यादा लोग हमलों में घायल हो गए। इतना ही नहीं, करीब 8,000 लोग लापता बताए गए। और बड़ी संख्या में हुई लोगों की मौत के बाद भी इजरायल की सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जंग की शुरुआत में उत्तरी गाजा को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन 2 महीने बाद दक्षिण गाजा पर भी इजरायल के सैनिकों ने हमले तेज कर दिए और इन्हें रोकने के लिए अमेरिका ने मोर्चा खोल दिया। राष्ट्रपति बाइडेन ने यह साफ कर दिया कि अगर इजरायल ने हमले नहीं रोके तो जंग में वो अकेला पड़ जाएगा। क्योंकि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जंग की शुरुआत से ही हमास के खिलाफ इजरायल का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका की चेतावनी के बाद भी इजरायल ने अपना रवैया नहीं बदला, तो उसका साथ देने वाले ये देश भी उससे किनारा कर सकते हैं। और ऐसा होने पर इजरायल हमास के साथ साथ ईरान और उसके समर्थन वाले चरमपंथी संगठनों के खिलाफ अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि ईरान तो इजरायल को हर मोर्चे पर घेरना चाहता है, इसलिए उसके समर्थन में खड़े अमेरिका को भी फूटी आंख देखना नहीं चाहता। इसका मतलब साफ है कि इजरायल को अकेला पाते ही ईरान और उसके समर्थन वाले चरमपंथी संगठन उस पर हमले करने से डरेंगे नहीं। असल में इजरायल को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे ताकतवर देशों का समर्थन मिल रहा है। इतना ही नहीं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पोलैंड जैसे देश भी जंग में इजरायल के साथ खड़े हैं। लेकिन ईरान, लेबनान और सीरिया ने तो खुलकर हमास का साथ दिया। इसके अलावा कतर, तुर्की, जॉर्डन और यमन जैसे मुस्लिम देश जंग की शुरुआत से ही इजरायल की कार्रवाई का विरोध जताते आए हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अमेरिका इजरायल को चेतावनी देकर उसे आने वाले खतरों के लिए आगाह करना चाहता है। उधर बड़ी खबर आई लाल सागर में हूथी लड़ाकों के एक और बड़े हमले से जुड़ी। लाल सागर में जारी तनातनी के बीच हूथी लड़ाकों ने वहां नॉर्वे के एक जहाज पर क्रूज मिसाइल बरसा दी। उस जहाज पर तेल से भरे कई टैंकर थे, जिनमें कुछ टैंकरों में इस हमले के बाद आग लग गई। माना जा रहा है कि हूथी लड़ाकों ने यह हमला कर अमेरिका और इजरायल को एक बार फिर चुनौती दे दी। पिछले कई दिनों से हूथी लड़ाके लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं, और ये जानते हुए भी कि वहां अमेरिका समेत कई देशों के युद्धपोत तैनात हैं। यही नहीं, अमेरिका और इजरायल कई बार हूथी लड़ाकों को अंजाम भुगतने की धमकी भी दे चुके हैं। लेकिन उन धमकियों की परवाह किए बिना हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में नॉर्वे के एक जहाज पर हमला कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उन्होंने नॉर्वे के उस जहाज पर एंटी शिप क्रूज मिसाइल बरसाई। इस हमले से उस जहाज का एक हिस्सा आग की लपटों में गिर गया। वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। खबरों के मुताबिक हूथी लड़ाकों ने यमन की समुद्री सीमा के नजदीक इस हमले को अंजाम दिया, और जो मिसाइल बरसाई गई वो यमन से दागी गई थी। यानी यमन की सीमा से जैसे ही नॉर्वे का वो जहाज लाल सागर में दाखिल हुआ, हूथी लड़ाकों ने उस पर अटैक कर दिया। उस जहाज पर तेल से भरे कई टैंकर थे, जिनमें कुछ टैंकर इस हमले के बाद आग की चपेट में आ गए और उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। खबर है कि अमेरिका के युद्धपोत को भी इस हमले की भनक नहीं लगी, क्योंकि यूएसएस कार्नी समेत कुछ और अमेरिकी युद्धपोत उस इलाके में लंबे वक्त से तैनात हैं, और वो कई बार हूथी लड़ाकों के हमले को नाकाम भी कर चुके हैं। इसके बावजूद हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में जंग के हालात बना दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि वो लाल सागर में न सिर्फ अमेरिका और इजरायल बल्कि दूसरे देशों के भी जहाजों पर हमला करेंगे। और इसका मतलब है कि हूथी लड़ाकों की वजह से लाल सागर जंग का नया मोर्चा भी बन सकता है। हूथी लड़ाकों को ईरान का समर्थन हासिल है, और आरोप है कि ईरान के इशारे पर ही वो लगातार वहां अमेरिका और इजरायल को भड़काने में जुटे हैं। एक दिन पहले ही हूथी लड़ाकों ने इजरायल पर हमला करने के लिए ड्रोन और मिसाइलें बरसाईं। हालांकि बाद में अमेरिका ने हूथी लड़ाकों के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। इसके बाद फ्रांस ने भी दावा किया कि उसकी नौसेना ने उनके 2 ड्रोन लाल सागर में तबाह कर दिए। इन हमलों के अगले दिन ही हूथी लड़ाकों ने नॉर्वे के जहाज को निशाना बनाया, और इसीलिए माना जा रहा है कि यमन के हूथी लड़ाकों को रोकना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि उन पर जल्द लगाम नहीं लगाई गई
तो लाल सागर से किसी भी जहाज का गुजरना खतरे को दावत देने के बराबर होगा। हूथी लड़ाकों की धमकी के बाद तो उस इलाके में खतरा और बढ़ गया। और खबर है कि इस बड़े खतरे ने अमेरिका का भी सिरदर्द बढ़ा दिया है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि लाल सागर में हूथी लड़ाकों से निपटने के लिए बाइडेन सरकार एक संयुक्त नौसेना बनाने की तैयारी कर रही है, ताकि दुनिया के सभी देश मिलकर हूथी लड़ाकों से निपट सकें। एक दिन पहले खबर आई कि इसी मकसद से अमेरिका एक संयुक्त नौसेना बनाने पर विचार कर रहा है और इस सेना का गठन होने के बाद उसे लाल सागर में तैनात करने की योजना है। यही नहीं, इस प्लान के तहत दुनिया के कई देश अपने युद्धपोत भी वहां तैनात कर सकते हैं। पूरी दुनिया इस मुद्दे को जल्द सुलझाना चाहती है, क्योंकि लाल सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में एक है और इस इलाके से दुनिया भर के कई देशों के बड़े मालवाहक जहाज गुजरते हैं। लेकिन गाजा पट्टी में इजरायल के सैन्य ऑपरेशन शुरू करने के बाद से ही वहां के हालात खराब हैं। इजरायल की कार्रवाई का विरोध कर रहे हूथी लड़ाकों ने लाल सागर को टारगेट बना लिया है। वो वहां से न सिर्फ इजरायल पर हमले की कोशिश करते हैं, बल्कि इजरायल जाने वाले जहाजों को भी वो लगातार निशाना बना रहे हैं। और लाल सागर में बढ़ते खतरे को देखते हुए इजरायल की नौसेना ने वहां पहली बार अपने घातक युद्धपोतों की तैनाती कर दी। इनकी तैनाती ऐसे वक्त में की गई जब हूथी लड़ाके उस इलाके में इजरायल और अमेरिका के अलावा दूसरे देशों के भी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। और लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर वो कई बार हमला भी कर चुके हैं। इस दौरान लड़ाकों ने न सिर्फ घातक ड्रोन का इस्तेमाल किया, बल्कि क्रूज मिसाइलों से भी जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि उनके ज्यादातर हमले नाकाम हो चुके हैं, लेकिन लाल सागर में लगातार हमलों से इन दिनों तनाव चरम पर पहुंच चुका है। हूथी लड़ाकों ने वहां जंग के हालात बना दिए हैं और उनसे निपटने के लिए इजरायल और अमेरिका को नई रणनीति तक बनानी पड़ रही है। उसी के तहत इजरायल की नौसेना ने पहली बार लाल सागर में शार 6 युद्धपोतों की तैनाती कर दी। अब तक इजरायल इन युद्धपोतों को भूमध्य सागर में ही तैनात करता आया है, लेकिन लाल सागर में हूथी लड़ाकों से लड़ने और उनके हमलों को नाकाम करने के लिए पहली बार इनका इस्तेमाल करने की तैयारी है। और हूथी लड़ाकों से परेशान इजरायल ने लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से बातचीत की पेशकश कर दी। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक इजरायल हिजबुल्लाह के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि लाल सागर में हूथी लड़ाकों का सामना कर रही इजरायल की सेना एक और जंग नहीं चाहती। पिछले 2 महीने से इजरायल लगातार हमास के खिलाफ गाजा में अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, तो वहीं लाल सागर में हूथी लड़ाकों ने उसकी नाक में दम कर रखा है। मतलब इजरायल एक साथ 2 तरफ से घिरा है। इतना ही नहीं, हूथी लड़ाकों ने तो ये भी धमकी दे दी कि वो लाल सागर से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देंगे, क्योंकि हूथी लड़ाकों ने न सिर्फ इजरायल बल्कि अमेरिका, फ्रांस और दूसरे देशों के जहाजों को भी निशाना बनाया। और ऐसे में सबसे ज्यादा इजरायल पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस बीच हिजबुल्लाह भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। असल में इजरायल का उत्तरी हिस्सा लेबनान से लगा है और वहां हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल की सीमा से लगे इलाके में लगातार हमले कर रहे हैं। और हिजबुल्लाह के हमलों से ये आशंका जताई जा रही है कि ये कहीं हमास की तरह ही खतरनाक न हो जाए। यानी हमास और हूथी लड़ाकों के बाद इजरायल हिजबुल्लाह से नहीं भिड़ना चाहता और इसलिए इजरायल हिजबुल्लाह के साथ समझौता करना चाहता है। लेकिन दावा है कि इजरायल ने समझौता करने के साथ कुछ शर्तें भी हिजबुल्लाह के सामने रख दी। वहां के रक्षा मंत्री ने 2 टूक कह दिया कि यह समझौता तभी होगा जब लेबनान से लगने वाली इजरायल की सीमा पर हिजबुल्लाह के हमले रुकेंगे। जबकि इजरायल पर हमास के हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह के लड़ाके उसके उत्तरी इलाकों में रुक रुक कर हमले कर रहे हैं। इसलिए इजरायल हिजबुल्लाह के साथ समझौता करते हुए कोई गलती नहीं करना चाहता, ताकि समझौते के साथ ही ये तय हो सके कि लेबनान से लगने वाली इजरायल की सीमा पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। मतलब इजरायल के साथ होने वाले समझौते के बाद इजरायल के उत्तरी इलाके पर किसी तरह के हमले नहीं होंगे। न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक इजरायल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह के साथ समझौते की पेशकश की, बल्कि अमेरिका के सामने भी यह मुद्दा उठाया। और इसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दुनिया से अपील की कि हिजबुल्लाह पर इजरायल के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का दबाव बनाया जाए। और हिजबुल्लाह के साथ होने वाले समझौते की खबर सामने आने के बाद ये माना गया कि हूथी लड़ाकों के हमलों की वजह से ही इजरायल जंग में बैकफुट पर दिख रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने यह ताल ठोकी थी कि अगर हिजबुल्लाह हमलों से नहीं रुका तो वो लेबनान की राजधानी बेरूत को भी गाजा बना देंगे। जिसका मतलब साफ था कि इजरायल की सेना ने जिस तरह हमास को तबाह करने के लिए गाजा में खतरनाक मिसाइलें दागी, ठीक वैसे ही इजरायल की फौज बेरूत को भी बर्बाद कर देगी। लेबनान इजरायल के उत्तरी सीमा की तरफ पड़ता और इजरायल की सीमा से उसकी राजधानी करीब 500 किलोमीटर दूर है।
यानी वो इजराइल की लंबी दूरी की मिसाइलों की जद में। क्योंकि इजराइल के पास क्रूज मिसाइलों के साथ बैलिस्टिक मिसाइलें भी बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में अगर बेंजामिन नेतन्याहू की धमकी को हल्के में लेकर हिजबुल्लाह ने जंग का तीसरा मोर्चा खोलने की कोशिश की तो उसका ये दाव भारी पड़ सकता है, क्योंकि बेरूत हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है और वहां भीषण हमले करना मतलब हिजबुल्लाह को मिटाने जैसा हो सकता है। इसलिए इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच होने वाले समझौते की खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। माना जा रहा है कि इजराइल एक तरफ हमास जबकि दूसरी तरफ हूथी लड़ाकों से निपटने में जुटा है, इसलिए वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ना नहीं चाहता। इधर भारतीय शेयर बाजार में भारी उठापटक देखने को मिली। बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई, कई सेक्टर के शेयरों में बिकवाली देखी गई। हालांकि पावर, रियल्टी, फार्मा और ऑटो सेक्टर के शेयरों में बाद में हुई खरीदारी ने इस नुकसान की भरपाई कर दी और इस वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 33 अंक चढ़कर 69,584 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 19 अंकों के उछाल के साथ 20,926 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। राह में जो चल पड़े मोड़ों से घबराते नहीं, राह में जो चल पड़े मोड़ों से घबराते नहीं, मंजिलें पाए बिना हम लौट कर आते नहीं। 100 बात की एक बात कही जीत ने, कोठियों में ही बुला लेते हैं वे अपने शिकार, आज के सयाद जंगल में स्वयं जाते नहीं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।